Hello students, welcome to Kisan Servitech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your first chapter, which name is crop production and management. My loving students, this is the second part. It means we already studied about the first part, and this part is also going to be very interesting. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताएं कि ये हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का ये सेकंड पार्ट होने जा रहा है और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो आप जानते ही हैं हमेशा हम क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट में प्रोसीड करने से पहले हम आपको पार्ट 1 के बारे में क्लियर करेंगे कि पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ाएं आपको। इससे होता क्या है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको एक अंदाज़ा लग जाता है कि पार्ट 1 में सर क्या क्या पढ़ाए हैं, और जो बच्चे दोबारा देख रहे हैं उनको भी पार्ट 1 का एक शॉर्ट रिव्यू जो है, शॉर्ट कंक्लूजन जो है वो पता चल जाता है। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले तो हम लोग बात किए थे पार्ट 1 में, सबसे पहले हम लोग बात किए थे क्रॉप के बारे में कि क्रॉप क्या होता है। ठीक है, क्रॉप आपका क्या होता है या क्रॉप जो है ये किस प्रकार से प्लांट से डिफर होते हैं। क्रॉप इज डिफर बाय प्लांट्स, तो किस प्रकार से डिफर होते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बात किए थे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में, क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। और फिर हम लोग बात किए थे अपने किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप को जब हम जर्मिनेट करने जाते हैं, जब उसको हम एक बहुत बड़े स्तर पे उगाने के लिए, बहुत बड़े स्तर पे उसको तैयार करने के लिए जब उसको हम लगाने जाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस को करना होता है। मान लीजिए हम एक किसान हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी पार्टिकुलर गेहूं का खेती, सरसों का खेती, चावल यानी कि धान का खेती, दलहन का खेती यानी पल्सेस का खेती, मक्के का खेती, इन सब चीज़ों का हम खेती करना चाहते हैं। तो जब इन सब चीज़ों का हम खेती करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो एज ए फार्मर, एक किसान के रूप में हमको कौन कौन से प्रैक्टिसेस को करने होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको हम कल बताए थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और कल पढ़े भी थे। सबसे पहला जो हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोग कल बात किए थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, कि हम लोग सॉइल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी खास तरह के प्लांट्स को इम्बेड नहीं करेंगे, किसी खास तरह के प्लांट को सो नहीं करेंगे। और जब हम बहुत बड़े स्तर पे किसी प्लांट को सो करते हैं, लगाते हैं, बोते हैं, तभी जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, फसल में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बाबू, सबसे पहले हमको करना है सोइंग ऑफ सीड। हमको क्या करना है, सोइंग ऑफ सीड। अब सोइंग ऑफ सीड करना है तो सोइंग ऑफ सीड के लिए आपका सॉइल का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। सॉइल का प्रिपेयर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक सीड के लिए या हर एक क्रॉप के लिए जो रिक्वायर्ड सॉइल है वो आपका डिफरेंट होते हैं। कोई क्रॉप किसी दूसरे तरह का सॉइल रिक्वायर करता है, कोई क्रॉप किसी दूसरे तरह का सॉइल रिक्वायर करता है, कोई ज़्यादा आपका लूजनेस खोजता है, कोई कम लूजनेस खोजता है ना, कोई किसी को कम ह्यूमस चाहिए, किसी को ज़्यादा ह्यूमस चाहिए। अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, सॉइल के प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो हमारे क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला होता है कि किस तरह के क्रॉप्स को हमको लगाना है, कौन से क्रॉप्स की खेती करनी है, कौन से प्लांट की खेती करनी है। उसके लिए आपको किस प्रकार का सॉइल चाहिए और उस सॉइल को, उस प्रकार के सॉइल के लिए हम उस सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब कल ही के पार्ट में आपको मैं भी बताए थे कि सॉइल को जो हम प्रिपेयर करेंगे तो किस दो एक्टिविटी से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे या हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। प्लोइंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चर्चा कल हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सबसे पहला आपका क्या था, सबसे पहला हम लोग क्या किए थे, प्रिपेयर कर लिया किसको, सॉइल को। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग दूसरा एक्टिविटी क्या किए थे, सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड यानी कि सीड को हम लोग क्या किए हैं, सो किए हैं। सीड को भी सो करने का बहुत तरीका होता है, कल आपसे हम यानी फर्स्ट पार्ट में आपसे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग काम किए थे मैन्यूअरिंग का।
ठीक है। तीसरा हम लोग काम किए थे मैन्योरिंग का या एडिंग फर्टिलाइजर का, एडिंग फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है, ये सब कल आप यानी कि ये सब फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। अब मैन्योर से तो कोई आपका डिसएडवांटेज उस क्रॉप को नहीं होता है, चाहे आप कितना भी ज्यादा उसको ऐड कर दो, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर से आपका डिसएडवांटेज होता है। तो फर्टिलाइजर अगर ज्यादा मात्रा में आप किसी क्रॉप में ऐड करते हो तो उससे डिसएडवांटेज है। तो उस डिसएडवांटेज से बचने के लिए आपको हम कल ये भी बताए थे कि अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग और रिचार्ज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है। कल आपसे इसकी चर्चा हुई थी कि फर्टिलाइजर का यूज ना करके और कौन सा तौर तरीके हो सकते हैं जिससे हम किसी न्यूट्रिएंट, किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी पार्टिकुलर आपका टाइप ऑफ सॉइल में कोई भी आपका मिनरल्स हो, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी कमी के जो हम लोग ये इसका यूज करते हैं, किसका, फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर का यूज ना करके और क्या अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है, तो ये सारी चर्चा कल हुई है। अब हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग अब मैन्योर के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी लगाए गए सीड में, तो हम लोग मैन्योर के बाद क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है एडिंग वाटर टू क्रॉप्स में क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो आइए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें आपको हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे, जो कि हमारा है इरिगेशन, ठीक है। अब देखिए इरिगेशन क्या होता है, तो जो भी आप अपने फील्ड में, अपने खेत में, अपने लैंड में जो भी आप क्रॉप्स को क्या किए हो, लगाए हो, उस क्रॉप्स में वाटर को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है या उस क्रॉप्स को वाटरिंग करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। अब इरिगेशन दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड अब नहीं होता है, पहले ये हुआ करता था, यानी पहले जो है मैकेनिकल मशीन्स नहीं थे, पहले आपका बोरिंग नहीं था, पहले जो आपका ट्यूब, ये आपका हाई प्रेशर का मोटर नहीं था, हाई पावर का मोटर नहीं था जो हाई प्रेशर में वाटर को क्या करे, निकाले या उसको फिर थ्रो करे। ये सब मशीन जो है पहले नहीं थे। तो जब पहले नहीं थे तो पहले पुराने तौर तरीकों से क्या किया जाता था, ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल के और उसको लैंड में, खेतों में डाला जाता था, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। यानी कि वैसा इरिगेशन का मेथड जो पुराने तौर तरीकों जैसे कि ढेकली से, राहत से, मोट से, इन सब चीजों से, आपका चैन पंप से, इन सब चीजों से वाटर को क्या किया जाता था, निकाला जाता था। अब इन सब चीजों में थोड़ा सा इनका आपको हम प्रिंसिपल बताएं, इसका आपको हम बताएं कि ये सब चीजें कैसे चलती हैं। तो यह हमारा ढेकली हुआ या मोट हुआ, ये सब जो आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं, उसमें वेल से, जो कि हमारा वेल होता है, कुआं होता है, उसमें पुल्ली का समझते हो, पुल्ली आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो रस्सी के नीचे क्या करता है, रोटेट करता है। तो पुल्ली और रस्सी के हिसाब से, रस्सी के एक एंड पे हम किसी जानवर को बांध देते थे और रस्सी के दूसरे एंड पे हम बकेट को, बाल्टी को लगा देंगे और बड़े से रस्सी को पुल्ली पे लगाएंगे। अब जानवर क्या करेगा कि बाल्टी जब नीचे कुएं में जाएगा तो जानवर एक तरफ से खींचना स्टार्ट करेगा, चाहे वो आपका ऑक्स हो, बुफेलो हो, ठीक है, तो वो खींचना स्टार्ट करेगा। तो एक तरफ से जब वो जानवर इस रस्सी को खींचेगा तो पुल्ली के नीचे से आपका क्या आएगा, पानी का बाल्टी जो है पानी भर के ऊपर आएगा और फिर उस पानी के बाल्टी को एक नली में गिराया जाएगा और उस नली के थ्रू वाटर कहां जाएगा, आपका खेतों में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो है वो काम करता था। अब आ गया है मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में हमारा अलग अलग तरह का मशीन जो है वो यूज होता है, ठीक है। मॉडर्न मेथड में अलग अलग तरह का मशीन आपका यूज होता है। मॉडर्न मेथड जो है आपका बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है
बहुत ज़्यादा अच्छा है किससे, ट्रेडिशनल मेथड में, क्योंकि इसमें टाइम का बचत होता है, इसमें समय का बचत होता है, इसमें लेबर कम लगते हैं। जितना आपको लेबर लगता है, चाहे वो एनिमल का लेबर हो, ह्यूमन लेबर हो, जितना ट्रेडिशनल मेथड में ह्यूमन लेबर या एनिमल लेबर लगता था उससे कम लेबर इसमें लगता है, क्योंकि इसमें मशीन का वर्क जो है वो बढ़ जाता है, इसमें पंपिंग सेट का वर्क बढ़ जाता है, इसमें आपका ये मोटर का वर्क बढ़ जाएगा, इसमें बोरिंग का वर्क बढ़ जाएगा, और ह्यूमन लेबर या आपका एनिमल लेबर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग वैसे तो इरिगेशन के बहुत सारे आपके तौर तरीके होते हैं। जो हमारा यूपी बिहार स्टेट है, यूपी का बात करें या हम बिहार का बात करें, इस यूपी बिहार में हम एक चीज देखते हैं कि होता क्या है कि इरिगेशन के क्रम में, इरिगेशन जब खेतों में होता है, जब पानी की सिंचाई फसलों में की जाती है, तो पानी का बर्बादी बहुत ज्यादा होता है, वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी खेत में ये मान लीजिए कि मेरा एक लैंड है, ठीक है, अब हम इस लैंड में क्या किए हैं, इस तरीके से किसी स्पेस पे, एक पार्टिकुलर स्पेस पे हम क्या किए हैं, क्रॉप्स को जर्मिनेट किए हैं, ठीक है, ये क्रॉप हमारा तैयार हुआ है। अब हम इस क्रॉप को चाहते हैं क्या करना, वाटर देना। हमको क्या करना है, इस क्रॉप को वाटर देना है। मान लीजिए कि हमारा क्रॉप है, इस क्रॉप को हमको वाटर देना है। तो क्या इस क्रॉप को वाटर देंगे तो इस जगह पे वाटर देने का कोई फायदा है? नहीं ना। हम इस क्रॉप के रूट पे वाटर देंगे, क्योंकि ये क्रॉप जो है इस रूट से ही वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये जो आपका पौधा है ये भी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये जो पौधा है ये भी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी सारे पौधे अपने रूट से ही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इस रूट में ही वाटर के अवेलेबिलिटी को क्या करते, प्रेजेंट कर देते, तो ये आसानी से क्रॉप जो है वो इरिगेट होता और तैयार होता। लेकिन ये यूपी बिहार में ज्यादातर देखा जाता है कि एक पंपिंग सेट, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, पंपिंग सेट है। इस पंपिंग सेट के माध्यम से ग्राउंड वाटर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और पाइप के थ्रू, ये इसका माउथ है, ये मान लो कि इसका माउथ है, और पाइप के थ्रू इस खेत में लाया जाता है, और खेत में ला के आपका फ्रीली छोड़ दिया जाता है। ये क्या है, पाइप, ठीक है, ये पाइप है। अब यहां से इस माउथ से वाटर पूरी तरीके से आपका हाई प्रेशर में निकलता है, और ये वाटर आके आपका ये पूरे खेत में फ्रीली क्या करता है, फ्लोट करता है। और जब तक ये पूरा खेत भर नहीं जाता है, जब तक पूरा खेत में एक वाटर का हाइट नहीं आ जाता है, तब तक ये हम लोग काम बंद नहीं करते हैं। तो उस वाटर के हाइट का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वाटर जो है वो अगर क्रॉप को जाएगा तो उसके रूट से ही जाएगा। तो फालतू ये जो एरिया है इसमें जो वाटर जा रहा है ये आपका क्या है, वेस्टेज वाटर है। इस सब एरिया में जो आपका कहा किया जाता है, वेस्टेज वाटर जाता है। तो इस वेस्टेज को खत्म करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, कन्वेनिएंट वाटरिंग मेथड का या कन्वेनिएंट इरिगेशन मेथड का डिस्कवर किए हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप सिस्टम। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है या ड्रिप सिस्टम है, इसमें वाटर का उतना ही आपका कंजम्पशन होता है जितना क्रॉप्स को नीड है। ये फालतू वाटर इसमें वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एक वर्टिकल पाइप को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और वो वर्टिकल पाइप आपका कुछ दूरी पे इंस्टॉल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक लैंड है, तो एक पाइप यहाँ इंस्टॉल हो गया, इसमें नोजल लगा होगा, जो नोजल चारों तरफ रोटेट करेगा। एक पाइप यहाँ हो गया, यहाँ नोजल लगा है, एक पाइप यहाँ है, यहाँ नोजल लगा है। अब इन सारे पाइप में किसी एक्सटर्नल मेन पाइप के थ्रू वाटर आ रहा है। ये आपका वाटर मान लीजिए आ रहा है, ये वाटर इस पाइप को ही मिला, ये वाटर इस पाइप को ही मिला, ये वाटर जो है इस पाइप को मिला। और ये नोजल क्या कर रहा है, आपका पूरी तरीके से रोटेट कर रहा है, और इस नोजल में छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये वाटर को डायरेक्ट फील्ड में या उस लैंड में पूरी तरीके से नहीं खोल देता है, पूरी तरीके से गिरने नहीं देता है। ये क्या करता है, फुहारे के रूप में, स्प्रिंकल के रूप में उसको क्या करता है, स्कैटर करता है। तो कम मात्रा में वाटर जो है वो आपका खेतों में जाता है, उतना ही मात्रा में जाता है जितना क्रॉप्स को नीड है, और आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। चलिए,
अब अगला है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है समझिए। ड्रिप सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग रूट्स के आपके प्लांट्स के रूट्स के या क्रॉप के रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को क्या करते हैं, हम लोग वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालते हैं। अब ये काम हम लोग कैसे करेंगे, तो एक आपका समझिए तो हॉरिजॉन्टल पाइप होगा, उस हॉरिजॉन्टल के हर एक कुछ दूरी पे आपका क्या होगा, एक वाटर को बाहर निकलने का स्पेस होगा, होल होगा, और वो होल वही होगा जहां पे आपका प्लांट्स क्या हुए हैं, ग्रो हुए हैं, जहां क्रॉप्स क्या हुए हैं, ग्रो हुए हैं। या तो हम क्रॉप्स वहीं ग्रो करते हैं जहां हमारा वाटर का होल है, या आपका वाटर पाइप का होल वहीं पे ओपन करते हैं जहां हमारा क्रॉप्स है, और उस होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है उस आपका प्लांट के रूट में क्या होता है, गिरता है। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और ड्रिप सिस्टम जो है बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है, क्योंकि ये फालतू जो जगह हमारा गिर रहा था, जैसा कि आपको हम बताए थे यहां पे कि देखिए यहां पे अगर ड्रिप सिस्टम होता तो कितना ज्यादा फायदा होता कि ये जो हमारा रूट है यहीं पे ना वाटर को चाहिए, इस रूट में ही वाटर चाहिए, तो इस रूट में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे, इस रूट में वाटर को इजेक्ट करेंगे, ना कि इस फालतू जगह में, इस आपका जिस जगह में कोई क्रॉप है ही नहीं वहां पे। तो ड्रिप सिस्टम से ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इरिगेशन समझ लिए, मेथड्स ऑफ इरिगेशन को समझ लिए। अब हमको समझना है कि इरिगेशन का एडवांटेज क्या है और इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या है। कि इरिगेशन का डिसएडवांटेज नहीं, एक्सेसिव इरिगेशन, यानी कि जब ज्यादा मात्रा में वाटर को हम दे देते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स में या किसी पर्टिकुलर लैंड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वहां पे उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम लोग बात करेंगे किसका, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन का। ठीक है, तो इरिगेशन सबसे पहला तो ये करता है कि आपको सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कैसे ये इरिगेशन जो है ये हेल्प करता है किसमें, सीड जर्मिनेशन में। तो देखिए आपको हम बता दें कि जो सीड होते हैं, ये मान लीजिए कोई सीड है, ये आपका किसी क्रॉप का क्या है, सीड है। अब इस सीड के बहुत सारा पार्ट होता है, इस सीड का बहुत सारा पार्ट होता है। सीड का जो आउटर लेयर होता है, जो सीड का आउटर बाउंड्री होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीड कोट कहते हैं। और ये सीड कोट जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ये सीड कोट जो है वो हार्ड होता है। और इसके अंदर होता है कौन, सीड कोट के अंदर आपका होता है एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के अंदर कौन होता है, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। प्ल्यूमिल और रेडिकल, जिसको आपके रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में क्या होता है, कन्वर्ट होना है। लेकिन जब तक ये सीड कोट ब्रेक नहीं होगा तब तक ये प्ल्यूमिल और रेडिकल जो हैं इस एम्ब्रियो से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये सीड कोट तब कब ब्रेक होगा, जब ये हार्ड सब्सटेंस से किसमें कन्वर्ट होगा, सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो आप इरिगेशन करते हो तो वो इरिगेशन क्या करता है, हमारे सीड के सीड कोट को सॉफ्ट करता है और उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। और जब सीड कोट ब्रेक होता है तब एम्ब्रियो जो है अपने अंदर से प्ल्यूमिल और रेडिकल को फॉर्म करते हैं, और इसी स्टेज को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। तो समझिए तो हमारा वाटर क्या किया है, वाटर क्या किया है, तो वाटर जो है वो सीड को, वाटर जो है वो सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट होने में हेल्प किया है। क्या करके, सीड कोट को सॉफ्ट करके और सीड कोट को ब्रेक करके। ठीक है, तो ये आपका ये फायदा होता है किसका, इरिगेशन का। ठीक है, अब देखिए इरिगेशन का आपके और भी बहुत सारे फायदे हैं कि इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर द इलोंगेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारा वाटर जो है ये रूट्स में जब जाता है तो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लेट मी चेंज दिस कलर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं, जब सॉइल में आपने क्या डाला, वाटर डाला, तो ये वाटर में आपके न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद ये क्या हो गए, इसमें डिसॉल्व हो गए। अब जब डिसॉल्व हो गए तो जब आपका वाटर जाइलम टिश्यू के माध्यम से हमारे लिप्स तक जाएगा तो उस वाटर में हमारे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वो भी डिसॉल्व होके क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वाटर के साथ ये मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहे हैं। ये आपका क्यों जा रहा है, क्योंकि वाटर उनको क्या किया है, डिसॉल्व किया है। तो ये भी आपका एक क्या है, एडवांटेज है किसका, इरिगेशन का। वाटर आपका
गर्म हवाएं जो चलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जब बहुत ज्यादा गर्म हवाएं जिसको हम लोग लू कहते हैं, जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उन गर्म हवाओं से हमारे क्रॉप्स को, हमारे ग्रीन प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को बचाने का भी आपका बहुत ज्यादा मदद करता है, उनको उन गर्म हवाओं से बचाता है, नीचे उनके रूट में ठंडक रखता है। वाटर का मौजूदगी रहेगा तो नीचे का आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो डाउन रहेगा और उन गर्म हवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाटर और इरिगेशन का ही क्या है, आपका रोल है। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन का। जब हम बहुत ज्यादा किसी क्रॉप में वाटरिंग कर देते हैं, हम किसी क्रॉप को बहुत ज्यादा अगर पानी से सिंचाई करते हैं या पानी का मात्रा बहुत ज्यादा हम अगर उस पर्टिकुलर क्रॉप में ऐड करते हैं तो उससे क्या डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो इफ वाटर लॉगिंग अकर्स इन द सॉइल इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर आपका किसी सॉइल में वाटर लॉगिंग यानी कि पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उस वक्त सीड जो है उसके जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, रुकावटें आती हैं। अब सीड जर्मिनेशन में रुकावटें क्यों आती हैं इसको समझिए। जो हमारा वाटर जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो वाटर क्या करेगा, हमारे सॉइल के बीच में जो आपके गैपिंग्स होते हैं उस गैपिंग्स को भर देगा और हमारे सॉइल में ऑक्सीजन होते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करता है, ये सीड एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर के सेल को जिंदा रखता है। ठीक है, जो हमारे सॉइल में ऑक्सीजन होता है उसी को एब्जॉर्ब करके अंदर का एम्ब्रियो जो होता है जिंदा होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी आप किसी सीड के ऊपर डाल दोगे तो पानी एक्सेस होने के चलते ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन जो है वो सीड नहीं कर पाएगा और जब उस सीड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो वो सीड जो है वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, डेड हो जाएगा, जिसके चलते वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये है कि रेस्पिरेशन जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर इनटू द सीड, ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है, ये जो एक्टिविटी है वो एक्सेस वाटर होने के चलते या वाटर लॉगिंग होने के चलते क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। ठीक है, जो रूट हैं वो उस क्रॉप को अच्छे तरीके से अपराइट यानी कि सीधे खड़ा नहीं रख सकते हैं क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा तो वाटर क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो आपका पकड़ बनाया है रूट उस मिट्टी के अंदर, वो रूट जो उस सॉइल के अंदर पकड़ बना के उस पेड़ को या उस पौधे को एकदम सीधे रखा है, उस पकड़ को कमजोर करेगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कमजोर करेगा, जिसके चलते वो रूट अच्छी तरीके से उस पेड़ को या पौधे को ऊपर अपराइट सीधे खड़ा नहीं रख सकते हैं और जो आपके प्लांट्स हैं वो आंधी तूफान में उसको झेल नहीं सकते हैं और आसानी से टूट के नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका डिसएडवांटेज है किसका, एक्सेसिव वाटर का। चलिए अगला है कि हम लोग क्या किए, मैन्योरिंग, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिए, सोइंग ऑफ सीड कर लिए, मैन्योरिंग कर लिए, जरूरत पड़ा तो फर्टिलाइजर का भी यूज कर लिए, इरिगेशन भी कर लिए। अब हम लोग का काम है कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे, यानी कि मतलब ये मैन्योर नहीं ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर नहीं ऐड करेंगे, हम लोग वाटर नहीं ऐड करेंगे। हाँ, अब कुछ ऐड करेंगे तो वो किस मकसद से ऐड करेंगे, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के मकसद से। अब हमको अपने क्रॉप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब क्रॉप को हमको किससे प्रोटेक्ट करना है, तो क्रॉप को हमको बाहर के एक्सटर्नल एनिमल से प्रोटेक्ट करना है, एक्सटर्नल एनिमल से प्रोटेक्ट करना है, या हमको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, हमको रैट से प्रोटेक्ट करना है, हमको रोडेंट से प्रोटेक्ट करना है। इन सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जानवर से हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। टिंडा जो होता है जिसको हम लोग राम जी का सुग्गा कहते हैं, ग्रास ऊपर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, फसलों को बर्बाद करता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं, जो नाभि दिखते हैं, सूक्ष्म हैं, माइक्रोब्स हैं, वो भी फसलों को बर्बाद करते हैं। तो इन सब चीजों से हमको अब क्या करना है, अपने फसल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, एक्सटर्नल एनिमल, जैसे हमारा कोई बकरी है, कोई गाय है, कोई आपका जानवर है, ठीक है, ये आपके खेत में घुस के उसको बर्बाद ना कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्केयर
क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब स्केयर क्राउज क्या होता है? तो स्केयर क्राउज आपके घास फूस से बनाया गया एक ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, जिसको बाहर से कपड़ा पहना के ऐसा दिखाया जाता है कि वहां कोई इंसान जो है वो खड़ा है, और इससे जानवर डर के वहां पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्केयर क्राउज कहते हैं। यहां पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये दोनों किसान लोग, भाई लोग क्या किए हैं, अपने पीठ के पीछे एक टैंक रखे हैं, और इसके अंदर आपका क्या है, कुछ आपके वीडिसाइड्स हैं या आपके पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, अब वीडिसाइड्स क्या होता है या पेस्टिसाइड्स क्या होता है? तो वीडिसाइड्स होता है कि आप जिस तरह के पौधे का आप ये एग्रीकल्चर की, यानी कि जो आपका फसल है, उस फसल के अलावा जो अनवांटेड ग्रासेस जो हैं, अब छोटे छोटे आपके प्लांट्स जो हैं वो आपके खेतों में बहुत ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो उनको वीड्स कहते हैं, और उनको बाहर निकालने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए हम जिस केमिकल्स का यूज करते हैं, जिस पाउडर का यूज करते हैं, जिस हम आपके प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, उनको हम लोग वीडिसाइड्स कहते हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या होता है? तो जो यह आपका होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो आपके टिंडे हैं या छोटे मोटे जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं, उनको खेत में से बाहर निकालने के लिए जिस केमिकल प्रोडक्ट और पाउडर का यूज करते हैं, उनको हम लोग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे वीडिंग की। वीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स कॉल्ड वीडिंग। यानी कि जो आपके अनवांटेड ग्रासेस हैं, अनवांटेड जो छोटे मोटे आपके प्लांट्स हैं, जो छोटे मोटे आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके ग्रासेस होते हैं, जो फसलों के अलावा फसलों के जगह पे, फसलों के खेतों में आपके बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, और उनको बाहर निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उस खेत का जो न्यूट्रिएंट है, उस खेत में जो मिनरल्स हैं, उस खेत में जो आपका ह्यूमस है, जो उस फसल के लिए है, तो वो फसल उसको ना ले पाते हैं। और इनका संख्या जब ज्यादा हो जाता है, किसका? वीड्स का संख्या जब ज्यादा हो जाता है, तो ये वीड्स ही क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स इस वीड्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा तो उन फसलों के लिए, उस क्रॉप्स के लिए कम पड़ सकता है और कम पड़ जाता है, इसलिए इस वीड्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो जिस प्रोसेस से हम वीड्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं किसी खेत से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब वीडिंग का मेथड क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड। सबसे पहला क्या है? मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब कि इंसान खुद बैठ बैठ के और देख देख के फसल को छोड़ के जो आपका एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रास है उसको हाथ से उखाड़ के बाहर फेंकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल मेथड कहते हैं। और ये किस तरीके से, किस इंस्ट्रूमेंट से होता है? खुरपी से होता है। ठीक है, अब अगला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है? तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका छिड़काव जो है हम लोग वाटर के साथ हाई अमाउंट में मिक्स कर, यानी वाटर का अमाउंट ज्यादा, इनका अमाउंट कम। ठीक है, तो इनको वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं? स्प्रे से, जो आपको स्प्रे हम यहाँ दिखाए थे, ये जो हमारा टैंक स्प्रे था, ठीक है, इस स्प्रे से हम लोग क्या करते हैं? पूरे खेत में क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे, और फिर छिड़काव करने के बाद हम लोग उसमें के वीड्स को 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे आपका 2,4-D है या MCPA है। तो ये सब एक कॉमन क्या होते हैं? वीडिसाइड्स होते हैं जिनका यूज खेतों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 नाम है। पहला आपका नाम है 2,4-D। ठीक है, तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ये केमिकल नेम है। 2,4-D जो है केमिकल नेम है। फुल फॉर्म ना भी जानोगे, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, क्लास 8 में हो तो इससे आप चलेगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जिसको याद रखना है याद कर लेगा। 2,4-D का फुल फॉर्म या इसका जो फुल केमिकल नेम होता है वो होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका 2,4-D का फुल फॉर्म हुआ। दूसरा आपका था, दूसरा वीडिसाइड्स था MCPA। MCPA, अब MCPA का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा 2-मिथाइल
टू मिथाइल 4 क्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2 मिथाइल 4 क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये आपके दो तरह के क्या होते हैं, वीडिसाइड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं अपने वीड्स को रिमूव करने के लिए। कहां से? क्रॉप्स के अंदर से, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग वो सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर चुके हैं जिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से हमारा एक क्रॉप जो है वो पक के तैयार होता है। अब आता है क्या, यानी कि फ्रॉम दिस स्टेज टू, हम लोग अब किस स्टेज पे? दिस स्टेज पे आ गए। ये क्या है? ये आपका क्रॉप्स को शो करने का एक तरीका है। याद कीजिए, इसको आपको हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, कि हम एक जगह पे, खास करके इसको नर्सरी बोलेंगे, एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सीड्स को क्या करेंगे, इम्बेड करेंगे। इम्बेड करने के बाद उसको सीडलिंग में कन्वर्ट करेंगे और सीडलिंग को फिर निकाल के, और जो उसमें हेल्दी सीडलिंग होंगे उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आके अपने खेतों में क्या करेंगे, मैनुअल मेथड से हम क्या करेंगे, उसको इम्बेड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो इस स्टेज से हम लोग अब इस स्टेज में आ गए हैं। समझिए कि हमारा फसल जो है वो पक के तैयार हो गया है। तो अब उस फसल को खेत में से काट के और अपने घरों में या किसी पर्टिकुलर जगह पे ले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है? तो हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग का काम होता है कि जो हमारा फसल है उस फसल में दो चीज होता है। एक आपका ग्रेन होता है, जो दाना है वो पकड़ा है, ठीक है, जो दाना है वो पकड़ा है, और उस दाने को सपोर्ट करने के लिए जो हमारा स्टक होता है, जो डंठल होता है वो। अब हमारा काम है कि इस स्टक यानी इस प्लांट में से इस दाने को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो सेपरेटिंग ग्रेन्स को अपने हार्वेस्टेड क्रॉप से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग जो है वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस है थ्रेसिंग का, जो थ्रेसिंग का प्रोसेस है, ये मैनुअल तरीके से भी होता है, थ्रेसर से भी होता है, और कंबाइन से भी होता है। कंबाइन थ्रेसर से भी होता है, ठीक है। अब मैनुअल तरीके से खुद जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टूल्स को लेके और खेत में जाके बैठ के उसको काट के और वहां पे इकट्ठा करेंगे। थ्रेसर जो है, हाँ, थ्रेसर जो है ये भी आपका एक पर्टिकुलर मशीन है, जिस मशीन में हम एक साइड से क्या करेंगे, अपने हार्वेस्टेड क्रॉप को क्या करेंगे, डालेंगे, और उधर से ग्रेन जो होगा उसको बाहर निकाल के, और क्रॉप को अलग तरीके बाहर निकाल के, और ग्रेन को अलग बाहर निकाल के वो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। कंबाइन थ्रेसर जो होता है ये आपका एक ऐसा मशीन होता है जो आपके खेत में ही उस फसल को काटता भी है, और काटने के बाद खेत में उस फसल को काटता भी है, और काटने के बाद वो ग्रेन को निकालता भी है। इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल में आपको पहले उसको हार्वेस्ट करके लाना पड़ेगा, थ्रेसिंग में भी क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करके लाना पड़ेगा, और हार्वेस्ट करके लाने के बाद हम क्या करेंगे, मैनुअल और थ्रेसर मेथड से उस ग्रेन को बाहर निकालेंगे। लेकिन कंबाइन मेथड में क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी होगा उसी वक्त खेत में ही, और उसी मशीन से हार्वेस्टिंग भी होगा, और उसी मशीन से आपका थ्रेसिंग भी होगा। दोनों काम आपका इस कंबाइन मशीन में हो जाएगा। एक आगे ब्लेड रहता है हार्वेस्टिंग का, और एक माउथ निकला होता है कि जो भी क्रॉप हार्वेस्ट हो रहे हैं उनमें से उस माउथ से उसका क्या हो जाएगा, ग्रेन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आप क्या किए हो, ग्रेन को भी बाहर निकाल लिए, ग्रेन को आप क्या किए हो, निकाल लियो, हार्वेस्ट करके थ्रेसिंग कर लिए हो। अब थ्रेसिंग के बाद आपका काम होता है विनोइंग का। विनोइंग का मतलब कि जो आप ग्रेन निकाले हो उस ग्रेन में उस स्टक का या हार्वेस्टेड क्रॉप्स का जो हस्क है, जो भूसा वगैरह है, वो क्या होता है, मिक्स होता है, जो उसका बहुत ही हल्का वेट होता है। तो भूसा सहित उस ग्रेन को तुम स्टोर कर नहीं सकते हो, हस्क के साथ उस ग्रेन को तो आप स्टोर कर नहीं सकते हो। तो आपका काम है कि उस ग्रेन में से उस भूसे के अमाउंट को क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो आपका विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेन में से हस्क को बाहर निकालेंगे और अपने ग्रेन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब ये हम लोग विनोइंग कैसे करते हैं, तो जो भी किसान लोग होते हैं वो किसान लोग हाई स्पीड ऑफ विंड में, यानी जब हवा बहुत तेज चलता है उस वक्त एक टोकरी में ग्रेन को लेंगे, और टोकरी में ग्रेन को लेने के बाद वो विंड के डायरेक्शन में उसको वर्टिकली नीचे गिराएंगे।
ऐसे आपका सेक करते हुए धीरे 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 वो नीचे गिराते हैं। जब नीचे गिराते हैं तो जो उस ग्रेन में मिक्स आपके बहुत ही हल्के साइज के, बहुत ही आपके छोटे साइज के या बहुत ही हल्की वजन के जो हस्क होते हैं, वो उस विंड के स्पीड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारा हवा बह रहा था उस डायरेक्शन में वो हस्क जो है, भूसा जो है वो चला जाता है, और उसके नीचे जहां से हम गिरा रहे हैं जस्ट उसके नीचे हमारा ग्रेन जो है हेवी वेट के कारण नीचे गिर जाता है। और इस तरीके से हम ग्रेन को, अपने ग्रेन को हस्क से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहानी था विनोइंग का। अब विनोइंग के बाद यानी कि हम क्या किए हैं, विनोइंग के प्रोसेस से हम अपने ग्रेन को जो है वो बाहर निकाल दिए हैं। अब इस ग्रेन को क्या करना है, हमको स्टोर करना है। यानी कि हार्वेस्टेड फूड ग्रेन जो है, यानी पहले हम हार्वेस्टिंग किए, फिर थ्रेसिंग किए, फिर विनोइंग किए। तो विनोइंग के बाद जो हमको ग्रेन मिला उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो स्टोर भी हमको बहुत ही केयरफुली करना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि जो हम स्टोर कर रहे हैं तो उस स्टोरिंग ग्रेन को हमको कीड़े मकोड़े से, पेट से, चूहा से, गिलहरी से, ठीक है, या आपके रोडेंट से क्या करना है, बचाना है, कुछ डिजीज से बचाना है। और डिजीज से बचाने के लिए हम लोग पहले उस ग्रेन को अच्छे तरीके से धूप में सुखाएंगे। उस ग्रेन में, उस अनाज में जो मॉइस्चर का मात्रा है, जो नमी का मात्रा है, जो वाटर का मात्रा है, उसको पूरी तरीके से निकालेंगे। क्योंकि अगर हम उस ग्रेन में मॉइस्चर का मात्रा, नमी का मात्रा छोड़ते हैं तो उसमें फंगल डिजीज जो है, फंगी से रिलेटेड बीमारियां जो है वो उसमें आएंगी, और वो फसल जो है वो रखने के कुछ महीनों बाद क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपके फसलों को, ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले, आप रखने से पहले हम क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्रॉप से रिलेटेड जो ग्रेन को निकालना था उसके जर्नी को यहां पे कंप्लीट किए। अब हमारा एक दूसरा कंसेप्ट जो है वो बाहर निकल के सामने आ रहा है कि फूड फ्रॉम एनिमल, जानवरों से हम फूड कैसे प्राप्त करेंगे, या किस प्रकार का फूड जो है वो जानवरों से प्राप्त करेंगे। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, अभी तक हम लोग ये सीखे हैं कि क्रॉप से, प्लांट से हम लोग फूड प्रोडक्ट यानी ग्रेन्स को किस प्रकार से बाहर निकालेंगे। अब है कि एनिमल से हम लोग फूड को किस प्रकार से बाहर निकालते हैं। अब सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, छोटे से क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो गाय भैंस होती हैं ये हमको दूध देती हैं, डक्स हैं जो है ये अंडा का सोर्स है, इनके अंदर से अंडा मिलता है, वो अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और अपने एनर्जी के कंजप्शन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, अपने एनर्जी के नीड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। हनी बी से हमको क्या मिलता है, हनी मिलता है। फिश, गोट और हैंस हमको मीट का सोर्स है, और जो भी हमारे एनिमल से हमको फूड मिलता है उन फूड में आपका न्यूट्रिएंट्स जो हैं, खास प्रकार के प्रोटीन, फैट और विटामिन में विटामिन डी, ये ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स के सोर्स का फूड होता है ये आपका, उस फूड से हमको न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। एक बात आपको हम एज ए टीचर जो है एक सलाह देना चाहेंगे, ठीक है, कि आप दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं है, दूध पियो, आप शहद खाओ, हनी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट के लिए, प्रोटीन और एनर्जी के लिए, या विटामिन के लिए, फैट के लिए अगर आप मीट लेते हो, अगर आप चिकन फ्लैश खाते हो, ठीक है, या अगर आप फिश खाते हो, या अगर आप एग खाते हो, तो आप इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट, इससे ज्यादा एनर्जी, इससे ज्यादा विटामिन आप फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल्स खा के, दूध पी के भी ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि अपने पर्सनल फायदे के लिए हम लोग किसी जानवर को क्या करें, मारें, किसी जानवर के जीवन को हम क्या करें, खत्म करें। ठीक है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, हम आपको किसी तरह का से कोई मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन जब हमको ये पता है कि उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट या उतना न्यूट्रिएंट तो हम फल को, दूध को पी के, फल को खा के भी अपने अंदर ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए हम किसी जीव का हत्या करें, किसी एनिमल्स को हम मार गिराएं। उतना हक हमको नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बना नहीं सकते हैं तो उसको बर्बाद करने का भी हक हमारे पास नहीं है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप ये मत समझिएगा कि आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन इस पे सोचिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने जा रहा है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? तो एनिमल हस्बेंड्री आपका जानवरों को ज्यादा मात्रा में पालना, वेरियस पर्पस के लिए, ठीक है, उनसे
अलग अलग तरह का फायदा लेने के लिए, ठीक है। तो जानवरों को डोमेस्टिकेट करना, जानवरों को ज्यादा मात्रा में एक बड़ी संख्या में पालना, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग क्या क्यों हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करने के क्या फायदे हैं, क्या जरूरत है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड इन द एग्रीकल्चरल सेटलिंग टू प्रोड्यूस कमोडिटीज सच एज फूड, फाइबर एंड लेबर। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री जो है अपने पर्सनल यूज के लिए भी, ह्यूमन यूज के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज यानी कि हम क्या करेंगे, किसी खास प्रकार के क्रॉप्स को उपजाने के लिए, किसी खास प्रकार के काम को करने के लिए हम अलग अलग तरह के जानवरों का यूज करेंगे और देन उससे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम सेल करके अपना खुद का क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। तो इस तरीके का एक पर्सनल ह्यूमन यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जानवरों का, चाहे हम किसी पर्टिकुलर फूड वेजिटेबल को उत्पन्न करने के लिए, किसी खास प्रकार के फाइबर को उत्पन्न करने के लिए, या किसी काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स का यूज करते हैं ब्लॉक कार्ट में, घोड़ा गाड़ी में। तो घोड़ा गाड़ी से किसको फायदा है, हॉर्स को फायदा है, कि जो चलाता है उसको फायदा है। तो हम लोग अगर पर्सनल लेवल पे अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम लोग जानवरों का यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं और उनको पालते हैं, तो ये होता है हमारा लाइव स्टॉक, ठीक है। अब देखिए द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग बर्ड्स लाइक चिकन्स, डक्स एंड फॉल्स कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। हम लोग क्या करेंगे, मुर्गियों को, डक्स को, फॉल्स को, इन सब चीजों को मीट के लिए, चिकन के लिए या अंडा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डोमेस्टिकेट करेंगे। तो इनके एनिमल हस्बेंड्री को हम क्या कहेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। फिर हम लोग मधुमक्खियों को क्या करते हैं, पालते हैं। तो मधुमक्खी को पालते हैं हम किस लिए, मधु के लिए, यानी कि हनी के लिए। और मधुमक्खियों को ज्यादा स्तर पे पालना, यानी कि रियरिंग ऑफ हनी, मधुमक्खियों को ज्यादा स्तर पे पालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी कल्चर बोलेंगे। फिर आता है हमारा कि द ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड पिसिकल्चर। हम लोग मत्स्य पालन करते हैं, हम लोग मछलियों को क्या करते हैं, पालते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़े से वाटर बॉडीज में हम मछलियों को क्या करेंगे, पालेंगे। उनके अंडे को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऐसा कंडीशन देंगे कि उनका अंडा जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हैच करे, फूटे, और उसमें से अलग अलग से क्या होगा, आपकी मछलियां निकले, मछलियों का संख्या बढ़े। तो मछलियों को अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए हम लोग मछलियों को जो पालते हैं, या किसी भी पर्पस के लिए हम लोग मछलियों को पालते हैं। तो मछलियों को जो हम पालेंगे, फिश को एक बहुत लार्ज स्केल पे पालते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पीसी कल्चर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे आके क्या हुआ, द एंड हुआ। अब आई होप कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो भी आप पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं, बहुत एनर्जी के साथ, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले चैप्टर के पार्ट 1 में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए।